नमस्कार विद्यार्थीगण। हम काल पढ़ रहे थे। काल के अंतर्गत हमने काल की परिभाषा पढ़ी थी। काल के भेद के बारे में हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत वर्तमान काल और भूतकाल के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भविष्यत काल के बारे में। वर्तमान काल के अंतर्गत हमने वर्तमान काल के भेद पढ़े थे। भूतकाल के अंतर्गत हमने भूतकाल के भेद भी पढ़े थे। आज हम भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे और भविष्यत काल के भेद भी पढ़ेंगे। भविष्यत काल, भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें किसी कार्य के आने वाले समय में होने का ज्ञान होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा, तो इस वर्ष तो हो चुका है, अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा, अगले वर्ष की बात की जा रही है। तो अगला वर्ष तो आने वाला समय होगा, और जिसमें आने वाले समय का ज्ञान होता उसे कौन सा काल कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए कि अगले वर्ष सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण की किस वर्ष की बात की जा रही है? अगले वर्ष की बात की जा रही है कि अगले वर्ष ही होगा सूर्य ग्रहण। तो अगला वर्ष तो आएगा, तो यहाँ पर कौन समय की बात हो रही है? आने वाले समय की बात हो रही है। आने वाले समय का बोध हो रहा है, और उस काल को हम क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। परिभाषा से आप समझ गए होंगे कि भविष्यत काल किसे कहते हैं कि क्रिया जिस रूप से हमें किसी कार्य के आने वाले समय में होने का ज्ञान होता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। अब बात आती है भविष्यत काल के भेद की। तो भविष्यत काल के दो रूप होते हैं। कौन से होते हैं भविष्यत काल के भेद? तो सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य अथवा संदिग्ध भविष्यत काल। संभाव्य कह दो चाहे संदिग्ध कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो भविष्यत काल के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य अथवा संदिग्ध भविष्यत काल। अब सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे तालाब में कमल खिलेगा। अब इसमें खिलेगा, खिला तो नहीं है ना, खिलेगा, तो इससे आने वाले समय का बोध हो रहा है, खिलेगा। तालाब में कमल खिलेगा। तो यहाँ पर ये जो वाक्य दिया गया है, तालाब में कमल खिलेगा, ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? सामान्य वाक्य है। किस प्रकार वाक्य है? सामान्य वाक्य है। और खिलेगा शब्द यहाँ पर किसका बोध करवा रहा है? आने वाले समय का बोध करवा रहा है। तो आने वाला जो समय होता है उसमें जब कार्य सामान्य रूप से होने का बोध हो तो उसको कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। अब इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं। जैसे तालाब में कमल खिलेगा, यहाँ पर देखिए आप, आने वाले समय का बोध हो रहा है, और आने वाले समय में कार्य कैसा हो रहा है? तालाब में कमल खिलेगा। यानी ये बात किस तौर पर कही जा रही है? सामान्य रूप से कही जा रही है। खिलेगा शब्द में किसका बोध हो रहा है? आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा काल हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल। तो क्रिया जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य सामान्य रूप से होने का ज्ञान होता है उसे कहते हैं सामान्य भविष्यत काल। दूसरा भेद आता है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना ज्ञान होता है उसे संभाव्य या संदिग्ध भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद एक बार फिर से ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। शायद एक बार फिर कौन सा प्रकाश फैलेगा? ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तो शायद एक बार फिर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। इसमें देखो, इसमें शब्द लिखा हुआ है फैलेगा। फैला तो नहीं है ना, फैलेगा। यानी कौन समय की बात हो रही है? यहाँ पर है आने वाले समय की बात हो रही है, फैलेगा। तो इसमें शायद शब्द लगा दिया। शायद शब्द से आप क्या समझते हो? शायद शब्द से अर्थ निकल गया संभावना, कि संभावना व्यक्त हो रही है, संदेह किया जा रहा है। इस कारण यहाँ पर शायद शब्द लगने पर कौन सा काल हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल कह दो चाहे संदिग्ध भविष्यत काल कह दो, एक ही बात है। तो संभाव्य भविष्यत काल हो जाएगा।
आ गया होगा समझ में आपके संभाव्य भविष्यत काल किसे कहते हैं। एक बार फिर से उदाहरण के माध्यम से देखो। शायद एक बार फिर से ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। यहाँ पर फैलेगा शब्द में किस समय का बोध हो रहा है, आने वाले समय का बोध हो रहा है। शायद शब्द में किसका बोध हो रहा है, शायद शब्द में संभावना का बोध हो रहा है, संभावना का ज्ञान हो रहा है। तो आने वाले समय में जहाँ संभावना व्यक्त होगी वो काल कौन सा होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। तो संभाव्य भविष्यत काल की क्या परिभाषा होगी कि क्रिया की जिस रूप से हमें आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना ज्ञान हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। और संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत शायद और संभवतः शब्दों को काम में लिया जाता है। संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत शायद और दूसरा शब्द कौन सा है, संभवतः है। इन दो शब्दों को काम में लिया जाता है, शायद और संभवतः है। जहाँ पर ये दोनों शब्द आएंगे वहाँ पर कौन सा काल होगा, संभाव्य भविष्यत काल होगा। शायद और संभवतः शब्द तो आप देखोगे, लेकिन उसमें यह भी देखना है कि कौन से समय का बोध हो रहा है, आने वाले समय का बोध होना चाहिए। ठीक, तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, हमने क्रिया और काल दोनों के बारे में पढ़ा है ना। तो सबसे पहले हमने क्रिया के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में हमने काल के बारे में पढ़ा है। तो जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया को एक कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया रचना दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं के योग से होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जो क्रिया नाम अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। वाक्य में जब किसी एक क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया को करने की बात कही जाती है तब पहले अर्थात पूर्व में की गई भूतकाल की क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके उससे कार्य करवाता है तो प्रेरणा देकर करवाई गई क्रिया अर्थात प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती है। क्रियाओं के जिस रूप से हमें कार्य के संपन्न होने के काल यानी समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। और काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। यह हमने इसमें पढ़ा। अब आती है बातें अभ्यास प्रश्न की। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किसी कार्य करना या होना बताते हैं, क्या कहते हैं, किसी कार्य करना या होना पाया जाता उसे क्रिया कहते हैं। तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा। जिस क्रिया कर्म होता है उसे क्या कहते हैं, जिस क्रिया कर्म होता है, क्या होता है, कर्म होता है। तो कर्म होता है उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। नाम धातु क्रिया बनाई जाती है। तीसरा देखिए, नाम धातु किससे बनाई जाती है, संज्ञा से बनाई जाती है और सर्वनाम से बनाई जाती है। तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा, एक व दो दोनों से। किसी कार्य के होने का समय ज्ञात होता है, किससे होता है कार्य के होने का समय ज्ञात, तो समय का ज्ञात काल से तो होता है, तो काल से होगा, इसमें ये वाला सही हो जाएगा। बीते हुए समय को कहते हैं, बीते हुए समय को क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। आने वाले समय को कहते हैं, आने वाले समय को क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। आगे, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले आता है, मैं पीकर चला गया। वाक्य में पीकर पूर्वकालिक क्रिया है, सही है, क्योंकि मुख्य क्रिया तो कौन सी है, चला गए तो मुख्य क्रिया है। तो पीकर, पीकर भी क्रिया हो रही है, तो ये मुख्य क्रिया से पहले क्रिया आ रही है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। नरमाना नाम धातु क्रिया है, सही है, नरम से बना नरमाना, इसलिए नाम धातु क्रिया है।
नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बनाई जाती है वो क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। कर्ता का लिंग और वचन क्रिया को प्रभावित नहीं करते। कर्ता का लिंग और वचन क्रिया को प्रभावित नहीं करते, तो इसमें ये वाला गलत है, क्योंकि कर्ता का लिंग और वचन क्रिया को तो प्रभावित करते हैं, क्योंकि कर्ता का लिंग है, यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी कौन सी आएगी? पुल्लिंग की आएगी। और कर्ता का लिंग यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया कौन सी आएगी? स्त्रीलिंग की ही आएगी। अकर्मक क्रिया का केवल एक क्रम होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि अकर्मक क्रिया में तो क्रम होता ही नहीं है। अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होता? क्रम नहीं होता। क्रम किस में होगा? सकर्मक क्रिया में होगा। संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया एक ही होती हैं, तो ये भी गलत है। संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया अलग अलग होती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है। हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है। ये वाला सही हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देना, पहला दूसरा तो सही है, फिर तीसरा चौथा और पांचवा गलत है, और फिर छठा सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आगे आता निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के भेद लिखिए। अपने को क्रियाओं के भेद लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले की बात आती है, कृष्ण ने कंस को मारा। अब देखिए इसमें कृष्ण क्या है? कर्ता है, मारा क्या है? क्रिया है, कंस क्या है? कर्म है। तो जिसमें कर्म आता है वो कौन सी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया होती है। तो पहले वाले में कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। पहले वाले में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। दूसरा देखिए, दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई। दादी कर्ता हो गई, कहानी सुनाई, सुनाना क्या होती है? क्रिया होती है। बच्चे को, बच्चा क्या इसमें कर्म है, तो दूसरे में कौन सी क्रिया हो जाएगी? दूसरे में भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे आता तीसरा, मिथिलेश बच्चों को पढ़ाती है। मिथिलेश करता है, पढ़ाती है, क्रिया है किसको? बच्चों को। बच्चों क्या है? कर्म है। तो तीसरे में भी कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। तीसरे में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अब चौथे, मामी अभी बाहर से आई है। मामी, मामी कौन है? करता है। आई है, आई है क्या है? क्रिया है। कहाँ से? बाहर से। इसमें कर्म तो आ ही नहीं रहा, तो इस चौथे में कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। फिर आता पांचवा, संभवतः धूप नहीं निकलेगी। इसमें भी कर्म नहीं है। कर्म न होने पर पांचवें में भी कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। पांच में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब छह का देखिए, यदि मैंने मेहनत की होती तो सफल हो गया होता। यदि मैंने, यहाँ पर मैंने शब्द तो क्या है? करता है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो इसमें छह में भी कौन सी क्रिया आ जाएगी? आकर्मक क्रिया आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी कर्म नहीं है, और जिसमें कर्म नहीं होता वो कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। बाहर ठंडी हवा चल रही है, तो इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये भी कौन सी क्रिया हो जाएगी? 7 नंबर में अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। और फिर 8 का, निशा खाना खा रही होगी। तो निशा तो देखिए करता है, खा रही होगी तो खाना क्या होती है? क्रिया होती है, और खाना क्या है? इसमें कर्म है। तो इस 8 में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। 8 नंबर में आता है सकर्मक क्रिया। अब आते हैं आगे के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिया परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। क्रिया परिभाषा उदाहरण देकर समझा सकते हो ना, कि जब किसी काम का करना या होना पाया जाता उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण में लिख सकते हो, रमेश विद्यालय जाता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता और कर्ता का जो व्यापार है उसका फल
कर्ता पर ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, कर्ता की क्रिया का फल कर्म पर पड़ता उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। उदाहरण, इसमें उदाहरण नहीं पूछा, बाकी आप उदाहरण के माध्यम से भी समझा सकते हैं। इसके अंतर्गत अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अब इसमें आपको मैंने बताया, इसमें कृष्ण ने कंस को मारा है, इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। और मामी अभी बाहर से आई है, इसमें कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। तो आप उदाहरण के माध्यम से भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया को समझा सकते हैं। संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया से किस प्रकार भिन्न है? तो संयुक्त क्रिया में जब दो क्रियाएं लगातार प्रयुक्त की जाती हैं उस क्रिया को कहते हैं संयुक्त क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो दोनों की परिभाषा इसके अंतर्गत आपको लिखनी है। संयुक्त क्रिया की परिभाषा भी लिखनी है और पूर्वकालिक क्रिया की भी परिभाषा इसके अंतर्गत लिखनी है। नाम धातु क्रिया किससे कहते हैं? नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। काल से आप क्या समझते हो? उसके भेदों के नाम लिखिए। काल से आप क्या समझते हैं? काल से तात्पर्य किससे होता है? समय से होता है कि जिस समय से हमें बीते हुए समय, आने वाले समय और चल रहे समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। और उसके भेदों के नाम लिख सकते हो ना? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो समय अब चल रहा है उस समय को हम कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य के होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में किसी कार्य के होने में संदेह होता है उस काल को क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वर्तमान काल की परिभाषा लिखनी है और संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा लिखनी है। इसके अंतर्गत ही अंतर समझ में आएगा। अज्ञात, अपूर्ण तथा आसन्न भूतकाल को उदाहरण सहित समझाइए। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का पूर्ण होना न पाया जाता हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रमेश क्रिकेट खेल रहा था। अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत क्या लिखोगे? रमेश क्रिकेट खेल चुका था। और आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? कि भूत का जो समय बीता हुआ है उस बीते हुए समय में कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। यानी कार्य है वो थोड़ी देर पहले ही समाप्त होने का बोध होता है, उस काल को कहते हैं आसन्न भूतकाल। जैसे मोहन खाना खा चुका है, तो मोहन खाना खा चुका, उसको खाना खाए हुए कितनी देर हुई है? थोड़ी देर हुई है। तो वह कौन से काल के अंतर्गत आएगा? आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। तो इसके अंतर्गत अपूर्ण भूतकाल की और आसन्न भूतकाल की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखनी है ना? परिभाषा लिखनी और उदाहरण भी लिखना है। अपूर्ण भूतकाल की पहले परिभाषा लिखोगे और उदाहरण लिखोगे, आसन्न भूतकाल की परिभाषा लिखोगे और उसके उदाहरण भी लिखोगे। अज्ञाता, रंगीन छपी क्रियाओं के काल के भेदों के नाम उनके सामने लिखिए। काल जैसे बालिकाएं तैर रही हैं, काल कौन सा है? वर्तमान काल है। तो इसके अंतर्गत कौन सा काल लिखोगे? वर्तमान काल। कौन सा काल है? तैर रही हैं, कौन सा काल आ जाएगा? वर्तमान काल इसके अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा देखो, विद्यार्थियों ने क्रिकेट मैच खेला, इस खेला शब्द से ही पता चल रहा है कि कौन सा काल है। तो दूसरे में कौन सा काल आ जाएगा? भूतकाल आ जाएगा।
तीसरा देखिए, नेताजी भाषण दे रहे होंगे, दे रहे होंगे, यानी इसमें संदिग्ध वर्तमान काल आ जाएगा। कौन सा? संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल आ जाएगा, क्योंकि इसमें संदेह हो रहा है। सीता को राम ने त्याग दिया था, सीता को राम ने त्याग दिया था, इसके अंतर्गत पूर्ण भूतकाल आएगा। कौन सा काल आएगा? पूर्ण भूतकाल, क्योंकि ये कार्य समाप्त हुए बहुत समय हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा पूर्ण भूतकाल। जब मैं गांव से आया था तब वहाँ सूखा पड़ा, जब मैं गांव से आया था तब वहाँ सूखा पड़ा, तो इसमें आ जाएगा हेतु, हेतु मध्य भूतकाल। फिफ्थ में कौन सा काल आ जाएगा? हेतु, हेतु मध्य भूतकाल, हेतु हेतु मध्य भूतकाल। यह तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्नोत्तर भी करने हैं, और जो परिभाषाएं सबको याद करनी है। क्रिया की परिभाषा, उसके भेद आपको याद रखने हैं। काल की परिभाषा और उसके भेद, ये सभी आपको याद रखने हैं। और इस वीडियो को अच्छी तरह ध्यानपूर्वक आपको देखना और समझना है। धन्यवाद।